हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। इनसाइड द एटम, यह चैप्टर हमारा चालू है। अब तक हमने इस चैप्टर में एटम के मॉडल्स देखे अलग अलग। उसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानकारी ली। उसके बाद हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि शेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा एलिमेंट्स का। उसके बाद हमने वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में क्या रिलेशन है वो भी देखा। हम वैलेंसी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अब तक हमने देख ली है। अगर आपने अब तक इस चैप्टर के इसके पहले वाले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो पहले उसे देख लीजिए, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज हम आइसोटोप्स और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में देखने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मतलब समस्थानिके। आइसोटोप्स को मराठी में समस्थानिके कहते हैं। समस्थानिके क्या होते हैं आइसोटोप्स, चलिए देखते हैं। द एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स केमिकल आइडेंटिटी। सही बात है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है और उसकी केमिकल आइडेंटिटी भी होती है। अभी फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब मूलभूत गुणधर्म, और केमिकल आइडेंटिटी मतलब रासायनिक पहचान। जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, अणुअंक। अणुअंक जो होता है वो एलिमेंट की क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी मूलभूत गुणधर्म होता है, और केमिकल आइडेंटिटी भी होती है, रासायनिक पहचान भी होती है। Some elements in nature have atoms with same atomic number but different mass number. Such atom of the same element having different mass number are called isotopes. यहाँ पे आइसोटोप्स की डेफिनेशन दी गई है। हमारे नेचर में कुछ ऐसे एटम्स है जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, मगर उनका जो एटॉमिक मास नंबर है वो अलग अलग होता है। तो जो ऐसे एटम है जिनका एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। आपको अच्छे से समझ के लेना होगा। ऐसे एटम्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका जो एटॉमिक मास नंबर है वो अलग अलग है। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स यानी समस्थानिके। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स नेमली C12, C13, C14। देखिए एग्जाम्पल है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। कौन से C12, C13, C14। आइसोटोप की क्या प्रॉपर्टी होती है, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। मतलब अभी जो 3 आइसोटोप आपको दिख रहे हैं C12, C13, C14, उनका एटॉमिक नंबर सेम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, हमें तो पता है। और हम एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हो या फिर जितने प्रोटॉन हो उतना क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है या फिर हम बोल सकते हैं 6 प्रोटॉन है, इसलिए उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है, C12, C13, C14। लेकिन इनका जो मास नंबर है वो अलग अलग है। कितना है मास नंबर, जो आपको आगे डैश के आगे दिया है वही मास नंबर है। C12 मतलब 12 उसका मास नंबर है, C13 मतलब 13 उसका मास नंबर है, C14 मतलब 14 उसका मास नंबर है। आगे मैं आपको पूरा उसका कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, सारी चीजें बताऊंगा। The mass number of isotopes is also represented by another method as, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो मास नंबर है और एक तरीके से दिखा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये तो कन्वेंशनल मेथड है मास नंबर को दिखाने की। मास नंबर क्या करते हैं, उस एटम का जो सिंबल है उसके पिछले साइड में ऊपर के साइड में लिखते, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 12C, 13C, 14C। और इसके साथ अगर हमें एटॉमिक नंबर भी लिखना होता तो मास नंबर के नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर। आपको तो याद होगा, मैंने आपको इसके पहले ही ये बता दिया था कि कन्वेंशनल मेथड क्या होती है, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर को डिनोट करने की। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिनोट किया है। द आइसोटोप्स हैव सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। यहाँ पे क्या बोला है, आइसोटोप में प्रोटॉन नंबर सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग होता है। ऐसा क्यों बोला है, एक बात तो हमको पता चल गई है कि जो एटॉमिक नंबर होता है आइसोटोप का वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर मतलब ही प्रोटॉन नंबर है। आपको तो पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रोटॉन नंबर है वही हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं फिर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो सेम होती है, इसलिए प्रोटॉन नंबर हो चाहे इलेक्ट्रॉन नंबर हो उसे हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसका मतलब प्रोटॉन नंबर भी सेम है, लेकिन मास नंबर अलग आ रहा है। अभी मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर।
अभी यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग है। अभी आप मुझे बताइए, मास नंबर है एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर का एडिशन, मास नंबर अलग आ रहा है, एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है, मतलब चेंज कहां पे हो रहा है, जरूर न्यूट्रॉन नंबर बदल रहा होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर सेम होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन नंबर है वो अलग अलग होता है, और न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग होने के कारण ही मास नंबर भी अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर तो सेम है, उसमें हम अलग अलग न्यूट्रॉन नंबर ऐड करेंगे तो हमें अलग अलग मास नंबर मिलेगा। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है, प्रोटॉन नंबर या फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर और मास नंबर अलग अलग होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आइसोटोप की डेफिनेशन फिर से एक बार, आइसोटोप मतलब क्या होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। चलिए आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन के 3 आइसोटोप्स दिए गए, 12C, 13C, 14C। देखिए मास नंबर 12C में 12 है, 13C में 13 है और 14C में 14 है, मतलब अभी मास नंबर अलग अलग है, लेकिन प्रोटॉन नंबर तीनों में सेम है, जो कि है एटॉमिक नंबर 666। आपको दिख रहा होगा तीनों में क्या है, एटॉमिक नंबर 666 है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर सेम है, इसलिए एटॉमिक नंबर वही होता है। जेड हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। और न्यूट्रॉन नंबर हमको पता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर। मैंने आपको पहले एग्जांपल देके भी बताया था, अगर अब तक आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो वो देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो न्यूट्रॉन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करके। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, पहला 12C का 6 मिल रहा है न्यूट्रॉन नंबर, 13C का 7 मिल रहा है और 14C का 8 मिल रहा है न्यूट्रॉन नंबर। मतलब 12C में 6 न्यूट्रॉन है, या फिर हम C12 बोल सकते हैं, C12 में 6 न्यूट्रॉन है, C13 में 7 न्यूट्रॉन है और C14 में 8 न्यूट्रॉन है। तो ये किस तरीके से आते हैं आपको पता चल गया होगा, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से समझ के लेना होगा। और एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप है। अब यहाँ पे नाम अलग है, हाइड्रोजन अगर मास नंबर 1 होगा तो वो हाइड्रोजन कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का मास नंबर 2 होगा तो उसे ड्यूटेरियम कहते हैं, और अगर हाइड्रोजन का मास नंबर 3 होगा तो उसे ट्रिटियम कहा जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर कितने, जो हमारा हाइड्रोजन होता है नॉर्मल, उसमें प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होते हैं, इसलिए मास नंबर 1 प्लस 0 1 आ रहा है। ड्यूटेरियम जो होता है उसमें प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन भी 1 होता है, तो मास नंबर कितना आएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर हमें ऐड करना है, तो 1 + 1 2 आएगा। ट्रिटियम में प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 2 होते हैं, मास नंबर 3 आ रहा है, क्योंकि 1 + 2 3। तो ये आपको याद रखना होगा कि किसमें कितने प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में भी 1 ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि हमें तो पता है एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग होता है। तो हाइड्रोजन में 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसी की वजह से उनका मास नंबर अलग अलग आ रहा है। अभी इनको डिनोट हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं मैंने आपको दिखा दिया। और एक एग्जांपल है क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ये भी क्या है, क्लोरीन के आइसोटोप्स है। अभी जो 35 है वो क्लोरीन का क्या है, एटॉमिक मास है, और क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास 37 है। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम ही है, हमको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो दोनों का सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है, 35 और 37। अभी आपको इनका क्या करना है, न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करना है। किस तरीके से निकाल सकते हैं आपको पता होगा, मैंने आपको अभी बताया। न्यूट्रॉन नंबर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ता है। तो आप क्लोरीन का वैसे करके देखिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे हमें यूजेस ऑफ आइसोटोप्स दिए गए, क्या है, आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। कुछ एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब किरणोत्सारी। दे आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड सच एज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, रिसर्च फील्ड। उनका इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, रिसर्च फील्ड में अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग होता है। यूरेनियम 235 इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिजन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो यूरेनियम 235 है उसका न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। हमें आगे वो दिखना है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें ये देखना है। सम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60 आर यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फैटल डिसीज लाइक कैंसर। अभी कुछ आइसोटोप्स होते हैं जैसे कोबाल्ट 60, उसका जो इस्तेमाल होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। कैंसर का इलाज करने के लिए कोबाल्ट 60 का जो आइसोटोप है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट 60, उसका इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन 131 इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर
डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। अभी आपको पता होगा जो गॉइटर होता है वो थायराइड ग्लैंड का डिसीज होता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका एक आजार होता है गॉइटर, उसका इलाज करने के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स या फिर लीकेज इन द अंडरग्राउंड पाइप, एग्जांपल सोडियम 24। अभी जो सोडियम 24 है इसका जो इस्तेमाल होता है किसके लिए होता है, जो अंडरग्राउंड में पाइप्स होते हैं उनके कहीं पे क्रैक है क्या, कहीं पे लीकेज हो रहा है क्या, वो देखने के लिए, वो जानने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। जैसे कि सोडियम 24 एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, उसका इस्तेमाल क्रैक और लीकेज डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। किसका क्रैक किसका लीकेज, जो अंडरग्राउंड पाइप होते हैं उनका। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स से फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप C14 इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। C14 जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है इसका इस्तेमाल एज डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। अभी एज डिटरमाइन मतलब जो जीवाश्म होते हैं उनका जो उम्र होती है, जीवाश्म की जो उम्र होती है मतलब कितना पुराना है, कितने साल पुराना है, वो अगर हमें निकालना है, वो फाइंड करना है तो C14 जो कार्बन का आइसोटोप है इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें किया जाता है, फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे क्या हुए, आइसोटोप के यूजेस हुए। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब अणुभट्टी। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ मशीन दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर यानी अणुभट्टी क्या होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ऐसी मशीन होती है या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा कुछ यंत्र होता है या फिर जो मशीन्स का ग्रुप होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, लेकिन किसके मदद से, बाय यूजिंग एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, कहां पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, अणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके बीज निर्मित करता है। In a nuclear reactor, the nuclear energy in atom is released by bringing about nuclear reactions on the nuclear fuel। ये जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अणु ईंधन। वो जो होता है उसमें कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाए जाते हैं और वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उससे क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है एटम में वो क्या होती है, रिलीज होती है, वो इमिट होती है, मतलब वो एनर्जी बाहर निकलती है और उस एनर्जी को बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से किया जाता है। पहले तो आपको एक बात बताता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर, ये पिक्चर किसका है, ये है भाभा अनुसंशोधन केंद्र मुंबई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये मुंबई में है। अभी भाभा कौन है आपको पता होगा, होमी भाभा, आप जानते होंगे, ये होमी जहांगीर भाभा। ये क्या थे, फाउंडिंग डायरेक्टर थे, कहाँ पे, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, AEET, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्रिएट किया था। कब, 3 जनवरी 1954 में। और वहां पे क्या होता था, रिसर्च होता था, डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती थी, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर और जो टेक्नोलॉजी आती है एटॉमिक एनर्जी में, उनका वहां पे क्या होता था, रिसर्च होता था। वहां पे कुछ करते थे, वो एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड रिसर्च करते थे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के रिलेटेड रिसर्च करते थे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते थे। और वो सब कब हुआ था, 3 जनवरी 1954 में स्थापना हुई थी एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट की। 1966 में होमी भाभा की डेथ हो गई और इसी की वजह से होमी भाभा का नाम क्या कर दिया गया, AEET यानी एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे को दे दिया गया। और अब हम इसे किस नाम से जानते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। लेकिन होमी भाभा का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहलाते हैं। ये बात जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ऑन बम्बार्डमेंट विथ स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप यूरेनियम 235 अंडरगोज न्यूक्लियर फिजन टू फॉर्म न्यूक्लियर ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, क्रिप्टॉन 92 एंड बेरियम 141 एंड 23 न्यूट्रॉन्स। क्या बोला है यहाँ पे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हमें देखना है। यहाँ पे क्या बोला है कि स्लो स्पीड के साथ न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते थे, किसके ऊपर, जो यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस था उसके ऊपर। मतलब जो एक आइसोटोप है यूरेनियम का, यूरेनियम 235, उसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया जाता था थोड़ी स्लो स्पीड से। अभी बम्बार्डमेंट मतलब उसके ऊपर न्यूट्रॉन छोड़े जाते थे, वो न्यूट्रॉन उसके ऊपर आके टकराते थे और उसके बाद न्यूक्लियर फिजन होता था। न्यूक्लियर फिजन के बाद क्या होता था, उससे और 2 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते थे, मतलब और 2 एटम की न्यूक्लियस
प्रोड्यूस होते थे। कौन से क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141। सिर्फ ये दो न्यूक्लियस प्रोड्यूस होते थे क्या? नहीं, उसके साथ 2 से 3 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होते थे। जनरली हम 3 न्यूट्रॉन कंसिडर करते हैं, उसके साथ 2 से 3 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होते थे। ऑन डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ these न्यूट्रॉन्स ब्रिंग अबाउट फ्यूजन ऑफ मोर U-235 न्यूक्लियाई। मतलब क्या बोला यहाँ पे, अगर जो प्रोड्यूस हुए न्यूट्रॉन्स है उनकी स्पीड अगर हमने थोड़ी कम कर दी तो और यूरेनियम 235 के जो न्यूक्लियस है उनके साथ क्या हो सकता था? न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता था। मतलब वो जो 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे वो और 3 यूरेनियम 235 की जो न्यूक्लियस है उनके ऊपर जाके टकराएंगे और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। इन दिस वे अ चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस। इस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन की जो चेन रिएक्शन है वो होती थी। अभी चेन रिएक्शन मतलब साखड़ी अभिक्रिया। A large amount of nuclear energy is released during a chain reaction of fission। और ये जो चेन रिएक्शन होती थी उससे क्या होता था? बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। The chain reaction is kept under control to prevent the probable explosion। लेकिन जो चेन रिएक्शन है उसे कंट्रोल में रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि एक्सप्लोजन हो सकता है, धमाका हो सकता है बहुत बड़ा, क्योंकि हीट जो होती है वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। और हमें देखना है कि उस हीट की मदद से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से मिलती है। पहले तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो किस तरीके से होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम, यहाँ पे देखिए आप, जो न्यूक्लियर फ्यूजन किस तरीके से होता है। आपको दिख रहा है एक जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो रहा है, यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर आके टकराएगा, बम्बार्ड होगा उसके ऊपर आके। फिर यूरेनियम 235 जो है वो कन्वर्ट किस में होगा? दूसरे आइसोटोप में, जो कि यूरेनियम 236। एक न्यूट्रॉन बढ़ रहा है तो मतलब एटॉमिक मास भी एक से बढ़ेगा। यूरेनियम 236 आइसोटोप प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो अनस्टेबल होता है। यूरेनियम 236 अनस्टेबल होता है, इसलिए वो क्या होता है, फिर से डिवाइड हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं उसका फिजन हो जाता है। उससे क्या मिलते हैं हमें? बेरियम और क्रिप्टॉन के 2 न्यूक्लियाई मिलती है। बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92, ये 2 क्या मिलती है? न्यूक्लियाई मिलती है। और उसके साथ हमें 3 न्यूट्रॉन भी मिल रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन भी हमें इसके साथ मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है, हम बोल सकते हैं इसे न्यूक्लियर रिएक्शन है। लेकिन अभी चेन रिएक्शन किस तरीके से होती है? अब ये जो 3 न्यूट्रॉन आपको दिख रहे हैं वो आगे क्या करेंगे? और 3 यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के साथ टकराएंगे और इस तरीके से चेन रिएक्शन होती है। आपको दिख रहा होगा आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 3 न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए वो और 3 यूरेनियम 235 के साथ रिएक्ट होंगे और आगे क्रिप्टॉन, बेरियम और एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है और उसके साथ क्रिप्टॉन और बेरियम के आइसोटोप भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और 3 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141, उसके साथ 3 न्यूट्रॉन, और जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आगे और जाके यूरेनियम के साथ रिएक्ट होंगे। लेकिन कब? अगर जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी स्पीड कम कर दी जाए तो, मतलब उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अगर बहुत ज्यादा स्पीड हुई तो वो चेन रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें उनकी स्पीड कम करनी पड़ती है। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। To control the chain reaction in the nuclear reactor, it is necessary to decrease the speed and number of neutrons। वही बोला है, अगर चेन रिएक्शन को कंट्रोल में रखना है या फिर चेन रिएक्शन अगर हमें करवानी है तो हमें क्या करना पड़ता है? जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है उसको कम करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन की जो स्पीड है उसे भी कम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें मॉडरेटर की जरूरत होती है, मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेटर, ग्रेफाइट और हेवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी न्यूट्रॉन की स्पीड रिड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट या फिर हेवी वाटर का। हेवी वाटर मतलब जड़ पानी, तो हम ग्रेफाइट या फिर हेवी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने के लिए, इसलिए उन्हें मॉडरेटर बोला है। मॉडरेटर क्यों बोला है? क्योंकि वो मॉडरेट करते, उनकी जो गति होती है उसे मंद करते, इसलिए उन्हें मंदक भी कहा जाता है। मराठी में उसे मंदक कहा जाता है मॉडरेटर को, क्योंकि ये स्पीड को मॉडरेट कर रहे हैं। दूसरे होते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर का भी इस्तेमाल किया जाता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय एब्जॉर्बिंग देम। रॉड्स ऑफ बोरॉन, कैडमियम, बेरियम etc आर यूज्ड एज कंट्रोलर। यहाँ पे बोरॉन, कैडमियम या फिर बेरिलियम के रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या करते हैं? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो हमको तो पता है चेन रिएक्शन करवाने के लिए हमें कंट्रोल्ड क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, मतलब स्पीड भी कम चाहिए और न्यूट्रॉन का नंबर भी कम चाहिए। तो स्पीड कौन कम करता है? मॉडरेटर, जो कि ग्राफाइट या फिर हेवी वाटर मॉडरेटर का काम करते हैं। और जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो कम करता है कंट्रोलर, जो कि बेरिलियम, बोरॉन या फिर कैडमियम का रॉड न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके कंट्रोलर का काम करते हैं। द हीट प्रोड्यूस्ड इन द फ्यूजन प्रोसेस इज टेकन आउट बाय द यूजिंग वाटर एज कूलेंट।
water is transformed into steam. By means of the steam, turbines are driven and electricity is generated. मैंने अभी आपको बताया था कि हम हीट का ही इस्तेमाल करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। मतलब जो एक्सेसिव एनर्जी होती है यहाँ पे जो जनरेट होती है, जो हीट, ट्रिमेंडस हीट जनरेट होती है चेन रिएक्शन में, इसी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको बताया कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको वाटर के मदद से बाहर निकाला जाता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो हीट होती है वाटर कूलेंट की तरह काम करता है। यहाँ पे वाटर जो होता है कूलेंट की तरह काम करता है, उस हीट को ठंडा करने का काम करता है। लेकिन वाटर क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। फिर वाटर किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। पानी की भाप बनती है, और जो भाप बनती है पानी की, उसी की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है। जनरेटर में टरबाइन होते हैं, टरबाइन को घुमाने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन टरबाइन को घुमाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो किस एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्टीम एनर्जी, हीट एनर्जी। स्टीम के अंदर जो हीट एनर्जी होती है उसी की मदद से टरबाइन घूम रहा है। तो स्टीम की वजह से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो आशा करता हूं आपको ये बात सारी क्लियर यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इन इंडिया टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन 8 प्लेसेस आर फंक्शनिंग। क्या बोला है, इंडिया में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है 8 प्लेसेस में। मतलब टोटल 8 जगह पे टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। अप्सरा एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया विच वेंट क्रिटिकल ऑन 4 अगस्त 1956। क्या बोला है, अप्सरा ए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा, जिसका नाम है अप्सरा, जो कि पहली न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बोल सकते हैं हम इंडिया का, जो कि 4 अगस्त 1956 में कार्यान्वित हुआ है। नाम क्या है, अप्सरा। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए भी काम में आएगा, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, इंडिया का अप्सरा, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 4 अगस्त 1956 को कार्यान्वित हुआ था। इंडिया हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ द एलिमेंट थोरियम 232। थोरियम 232 का जो साठा है वो इंडिया में काफी सारा है। Therefore, Indian scientists have developed a future plan for nuclear reactors based on production of the isotope U33 from TH232। मतलब जो थोरियम 232 है उसकी मदद से यूरेनियम 233 का जो प्रोडक्शन है करने का प्लान बनाया है किसने, इंडियन साइंटिस्ट ने। अभी ये जो है ये इंफॉर्मेशन है जनरल न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, इंडिया में कितने हैं, कौन सी जगह पे, पहला कौन सा है, अप्सरा है। ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान में लेनी होगी। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो अगर आपको ज्यादा और डिटेल में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में जानना होगा। इंडिया में कहाँ पे, कौन सी जगह पे, उनका काम क्या है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, सारी बातें आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, और चैनल को तो आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो ध्यान से कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।